हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग एसएससी सीजीएल की इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज है डिस्कशन नंबर 21। दैट मीन्स कि हम 20 डिस्कशंस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का डिस्कशन है 21 जुलाई 2023 का और ये है शिफ्ट 1। इसके पहले हम लोग 14 जुलाई, 17, 18, 19, 20 कर चुके हैं। आज 21 है। इसके बाद 21 का चारों शिफ्ट करने के बाद हमारे पास बचेगा 24, 25, 26 और 27 का। ठीक है, तो मतलब हम करीब करीब आधे पर आ चुके हैं। इसके पहले हमने 2022 के सीजीएल का सारा डिस्कशन और सीएचएसएल का पूरा, एमटीएस का पूरा करा चुके हैं और स्टेनोग्राफर का भी करा चुके हैं। जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग पीछे के डिस्कशन से भी देख लें और आज के पहले वाला 2023 वाला भी आज के पहले वाला देख लीजिएगा। आज का डिस्कशन शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि अपनी पीडीएफ सॉल्व कर ही लिया होगा और चलिए देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। जिन लोगों ने पीडीएफ नहीं सॉल्व किया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लिंक ऑफ पीडीएफ। आप वहां चले जाइए, वहाँ पे क्लिक करिएगा लिंक को, आप पहुँच जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल के मेंबर बन जाइए, हमारे सदस्य बन जाइए परिवार के। आपको डेली आपको डिस्कशन का पीडीएफ मिलता रहेगा। पीछे वाले सारे डिस्कशन भी वहाँ पे मिल जाएंगे, आप सॉल्व कर लीजिए। आपके लिए मतलब एक अच्छा स्रोत है प्रीवियस पेपर के पीडीएफ के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? देखो, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है और इस बार जो रीअरेंजमेंट है वो 5 सेंटेंस का है, नॉट ऑफ 4। ये 5 सेंटेंस का है। ठीक है तो चलिए, जैसे 4 वाला करते थे वैसे ही 5 वाला करेंगे। कोई नई कहानी इसमें नहीं होगी। 4 सेंटेंस के बजाय 5 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें अरेंजमेंट में सेंटेंसेस का ऑर्डर क्या होगा। पहला पढ़िए, ए वाले में देखिए क्या लिखा है। सी डैश्ड फ्रॉम वन साइड टू अदर। वो एक साइड से दूसरी साइड दौड़ती रही। ठीक है, चलिए, मतलब दौड़ के गई। टेकिंग केयर नॉट टू डिस्ट्रॉय द लवली फ्लावर्स इन द गार्डन। मतलब कहीं गार्डन में वो एक जगह से एक कोने से दूसरे कोने, एक साइड से दूसरे साइड आ जा रही है। इस बात का ध्यान रखते हुए कि जो गार्डन के फ्लावर्स हैं उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। ये सी कौन है और किस गार्डन में है ये अभी हमको नहीं पता है। मतलब हुआ कि हमें ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ ये सी लड़की कौन है और किस गार्डन की बात हो रही है। तो दिस सेंटेंस कैन नॉट बी स्टार्टर। ये स्टार्टर नहीं हो सकता। अब यहाँ लिखा है करेन टुक अ स्ट्रॉल इन अ लवली गार्डन फुल ऑफ ट्यूलिप्स एंड बटरफ्लाइज। ये लड़की, अच्छा ये लड़की है करेन और ये उसी अ लवली गार्डन में जो कि ट्यूलिप और बटरफ्लाइज से भरा हुआ इस गार्डन में क्या कर, स्ट्रॉल का मतलब चहलकदमी कर रही है। हमें इस गार्डन के बारे में भी पता चल गया और इस लड़की के बारे में भी पता चला। ठीक है, तो बी शायद हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है क्योंकि इसमें उस लड़की और उस गार्डन दोनों का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। तो बी में स्टार्ट द सेंटेंस, बी में स्टार्ट द पैराग्राफ। सी में फिर से देखो सी लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये स्टार्टर नहीं हो सकता। ठीक, शी डिस्कवर्ड अ स्विंग कंस्ट्रक्टेड ऑफ ट्री ब्रांचेज। उसने देखा कि पेड़ की शाखाओं का बना हुआ एक झूला ढूंढ लिया उसने। तो ये गार्डन में ही ढूंढा होगा। तो ये मतलब बाद का सेंटेंस है, गार्डन में जाने के बाद। बिहाइंड अ लार्ज बुश। डी में भी करेन, फिर इसका नाम आया है। या तो ये पहला सेंटेंस होगा या तो आखिरी में। अक्सर होता क्या है कि लास्ट में हम नाम फिर से रिपीट कर देते हैं, अक्सर ऐसा होता है। तो बी या डी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन डी में लिखा है करेन वेंट आउट onto the swing. Karen went onto the swing without hesitation and began swinging. आगे लिखा है causing the wind of the to dishevel her hair. तो ये वाला सेंटेंस तो झूला ढूंढने के बाद का सेंटेंस है। मतलब ये स्टार्ट नहीं कर सकता, ये झूला ढूंढने के बाद है। उसने झूला ढूंढा था किसमें? झूला उसमें उसने ढूंढा था, सी वाले में झूला ढूंढा था, उसके बाद डी वाले में झूले पर ढूंढने चली जाती है। चलिए आगे, ई में लिखा है द स्मॉल गर्ल। द स्मॉल गर्ल किसके लिए लिखा हुआ है? उसी करेन के लिए लिखा हुआ है। द स्मॉल गर्ल एडोर्ड द आउटडोर्स एंड रेलिस्ड द ब्रीज ब्लोइंग थ्रू हर हेयर। ठीक, चलिए
अब सेंटेंस में सबसे पहला सेंटेंस आपका क्या होगा, बी वाला हो सकता है, इसके पहले और कुछ आएगा नहीं, दो में नाम आया है इसमें और इसमें, बी में और डी में, लेकिन डी वाला किसी सेंटेंस के बाद है, झूला ढूंढने के बाद है, इसलिए बी वाला पहले होगा। अब हमें ये देखना है कि बी के बाद कौन सा होगा, क्योंकि चारों ऑप्शन में बी ही शुरू कर रहा है। तो बी के बाद क्या होगा, बी में देखो करेन का नाम आया है, ई में कहा है द स्मॉल गर्ल, ये स्मॉल गर्ल किसको कहा जा रहा है, उसी करेन उस लड़की को कहा जा रहा है। और अब नाम आया, नाम के बाद उसके लिए एक नाउन में ही टाइटल आ गई एडजेक्टिव लगा के, तो ये इसके बाद में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ई में कहा जा रहा है कि अडोर द आउटडोर एंड रेलिश द ब्रीज ब्लोइंग थ्रू हर हेयर, वो मतलब आनंद लेते हुए आगे बढ़ते चली जाती है, आगे बढ़ती चली जाती है। तो बी के बाद ई हो गया। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद वो मतलब गार्डन में दोनों ओर फूल लगे हुए थे, तो वो फूलों को बचाते हुए बचाते हुए बचाते हुए आगे जा रही है। तो बी ई के बाद हम ए लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर वो झूला ढूंढ लेगी। ठीक है, तो भाई जब गार्डन में जाएगी तभी तो झूला ढूंढेगी, तो बी में वो गार्डन में पहुंचती है। उसके बाद गार्डन के दो काम हो गए। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद वो झूला ढूंढ लेती है, तो हम सी लगा लेंगे, मतलब क्या हुआ, बी हो गया, बी के बाद ई हो गया, फिर ए हो गया, फिर वो झूला ढूंढती है किसमें, सी में, और झूला झूलने लगती है डी में। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया बी ई ए सी और डी। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा, तीसरा वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको बताना है इस इडियम की मीनिंग बतानी है। इडियम की मीनिंग ही बतानी रहती है ज़्यादातर, या कभी कभी सिचुएशन दे देते हैं उसका इडियम बताना होता है। तो वंस इन ब्लू मून, ये दिया हुआ है इडियम। वंस इन ब्लू मून का मतलब क्या हुआ, छठे समास में एक बार, छठे मतलब छठे समास आप समझ रहे हैं ना, देहाती भाषा का वर्ड है। तो मतलब वंस इन ब्लू मून का मतलब हुआ कभी कभार, रेयरली, मतलब क्या हुआ, साल डेढ़ साल में एक आध बार किसी से मुलाकात होती, तो कहते हैं कि यू कम टू विजिट मी वंस इन ब्लू मून, मतलब दूज का चांद हो जाते हैं कुछ लोग। तो ये इसका मतलब क्या होगा, वेरी रेयर, शायद ही कभी ये लोग आते हैं, मिलते हैं। ठीक है, तो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में खाली जगह भरना है। लिखा है मोहन डैश द चार्ज ऑफ सेंटर फॉर लाइफ स्किल्स फ्रॉम मुस्तफ़ा। तो चार्ज द सेंटर ऑफ लाइफ स्किल्स, मतलब एक सेंटर है, सेंटर ऑफ लाइफ स्किल्स, इसका चार्ज लिया उन्होंने, है कि नहीं, किससे लिया, फ्रॉम मुस्तफ़ा। मतलब इस सेंटर ऑफ लाइफ स्किल के इंचार्ज पहले कौन थे, मुस्तफ़ा थे, और मुस्तफ़ा के हाथ से मोहन ने वो चार्ज लिया। तो क्या होता है कि जब हम किसी से कोई चार्ज लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं टेक ओवर। क्या कहते हैं, टेक ओवर, या जैसे आप ओवरटेक करना, आगे निकलना होता है, टेक ओवर होता है। ठीक है, तो जब हम किसी से कोई चार्ज अपने हाथ में लेते हैं या कोई हमको देता है तो टेक ओवर यूज किया जाता है। क्लियर, तो टेक ओवर लग जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट में आ जाओ भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है। वंस मोर, क्वेश्चन नंबर 4 किसका है, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है पैराग्राफ, क्योंकि सेंटेंस इसके काफ़ी लंबे लंबे हैं, तो फॉन्ट की साइज थोड़ी छोटी करनी पड़ी हमको, मजबूरी थी, क्या करते हैं। लिखा है कि इट सुपरसीडेड इंडियाज प्रीवियस एजुकेशनल स्ट्रेटेजी, इसने इंडिया की जो प्रीवियस एजुकेशनल स्ट्रेटेजी थी इसको सुपरसीड कर दिया। ठीक है, मतलब उसको पीछे कर दिया। अब ये इंडिया की जो प्रीवियस एजुकेशनल स्ट्रेटेजी थी व्हिच वाज क्रिएटेड इन 1986, अब जो 96 में बनी, जो 86 में बनी थी, अब किस स्ट्रेटेजी ने 86 वाली को सुपरसीड किया है उसकी बात पहले करनी पड़ेगी। बी में लिखा है द इंडियन यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द कंट्रीज नेशनल एजुकेशन स्ट्रेटेजी ऑन 29 जुलाई 2020। तो 2020 में, मतलब 19 जुलाई 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये घोर कोरोना का टाइम चल रहा था जिस समय की बात है, उस समय इंडिया ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू NEP कहते हैं जिसको हम लोग, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 गवर्नमेंट ने इस कोरोना के समय में इसको पास किया था। ये घोर कोरोना का समय चल रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था। चलिए अच्छा तो ये जो इट की बात कर रहे हो, ये इसी कैबिनेट, इसी वाली पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही होगी। ठीक है, तो हर हाल में बी तो पहले होगा ए से।
एंड इट प्रोवाइड्स, अभी एंड इट प्रोवाइड्स का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या सुविधाएं हैं, ठीक है ना। तो उसके साथ ये पैरेलल में आएगा, लेकिन ये आएगा बाद में। यहाँ लिखा एंड इट प्रोवाइड्स, तो इसके पहले इस पॉलिसी, ये पॉलिसी क्या करती है, उसके बाद ये वाला सी वाला सेंटेंस लगेगा। पैरेललिज्म का सेंटेंस है, बाद में आएगा। And it provides a framework for education from the primary grades up to the higher education as well as for vocational training in both urban and rural settings। चलिए, ये हो गया इसकी सुविधाएं। डी में लिखा कि दिस पॉलिसी, देखो यहाँ पे दिस लगा हुआ है ना, बाद में आएगा। दिस पॉलिसी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्स इंडियाज एजुकेशनल सिस्टम। आगे लिखा रीस्ट्रक्चरिंग इंडियाज एजुकेशनल सिस्टम इज द प्राइमरी गोल ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी। इसी की हम बात कर रहे थे, एनईपी 2022। चलिए, अच्छा, इस सेंटेंस में आपको क्या लग रहा है कि सबसे पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए? बी वाला। क्यों? क्योंकि बी वाले में कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी पब्लिक मतलब जारी की है, इशू की है। कब? 29 जुलाई 2022 को। अब इसी पॉलिसी के बारे में कुछ और बातें होंगी। अब इसके पहले कि हम इस पॉलिसी के बारे में और कुछ बताएं, आपको ये बताना पड़ेगा कि इस पॉलिसी ने किस पॉलिसी को सुपरसीड किया है। तो बी के बाद आप क्या लगाओगे? ए लगाओगे। ये एक पॉलिसी जारी हुई, इसने फला वाली पॉलिसी को हटाया, उसकी जगह पर आई। उसके बाद इस पॉलिसी की फैसिलिटीज़ क्या हैं, तो उसके बाद आप क्या बताओगे? डी बताओगे, क्योंकि इस पॉलिसी में क्या कहा गया है, कौन कौन सी क्या क्या काम कर रही है। इसके बाद ये एंड वाला काम नंबर 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो सी लग जाएगा। तो बी ए डी सी जिसमें भी होगा वही आपका आंसर होगा, और बी ए डी सी आपका ये कौन सा हुआ? दूसरा वाला हुआ। चलिए आगे चलते हैं। आपका 5वां क्वेश्चन देखें क्या दिया हुआ है। तो ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में एक वर्ड दिया है अनश्योर। इसका आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। अनश्योर, श्योर का मतलब क्या होता है? श्योर मतलब निश्चित होता है। अनश्योर का मतलब जब आपको कोई चीज निश्चित ना हो, अनिश्चित हो। तो अनिश्चित का एंटोनिम इसमें से ढूंढिए। अब इसमें से हम क्या ढूंढे? नीचे तो लिखा ही हुआ है यार। अनश्योर का डेट तो होगा नहीं, अनश्योर का हैंडीक्राफ्ट्स भी नहीं होगा, अनश्योर का कस्टमाइज्ड भी नहीं होगा। कस्टमाइज्ड मतलब जब हम कोई चीज़ कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग बनाते हैं। और सर्टेन का मतलब क्या होगा? सर्टेन का मतलब हो गया श्योर, एकदम पक्का। तो अनश्योर का अपोजिट क्या हो गया? सर्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चौथा वाला ले लो, आपका आंसर यही होगा। आगे बढ़ जाइए। आपका क्वेश्चन नंबर 6 में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। किसके लिए? अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स। अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स का मतलब क्या हुआ? एक जगह पर जब बहुत सारे लोग, बहुत सारे भक्तों की भीड़ जमा होती है, ठीक है। जैसे मान लो सत्संग वगैरह होता है, जागरण वगैरह होता है, ठीक है, भगवती जागरण हो, या मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में जब भी कभी प्रे करने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा आते हैं तो उनको कहा जाता है कांग्रीगेशन। क्या कहते हैं? कांग्रीगेशन कहते हैं। हालांकि ये सारे के सारे चारों वर्ड कलेक्टिव नाउन के हैं। तो कलेक्टिव नाउन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्राउड क्या होता है? जैसे मार्केट वगैरह में लोगों की भीड़ होती है, किसी खास पर्पज से नहीं, बाजार वगैरह की जो भीड़ होती है वो क्राउड कही जाती है। ठीक है, ऐसे ही मातम में शामिल हुए लोगों की भीड़ को क्या कहते हैं? उनको मॉर्नर्स कहते हैं, या हाँ मॉर्नर्स ही कहा जाता है उनको। कार्टेज भी कहते हैं उनको। दंगा फैलाने वाली भीड़ होती है तो उसको मॉब कहते हैं या रेबल कहते हैं। ठीक है, भक्तों की भीड़ होती है तो उसको कांग्रीगेशन कहते हैं। कोई प्रोग्राम वगैरह देखने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं तो उनको ऑडियंस कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे मतलब लोगों के जमावड़े को बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। हालांकि ये वर्शिपर्स की है, भक्तों की भीड़ है, रिलीजियस पर्पज से इकट्ठा हुए हैं तो कांग्रीगेशन कहा जाएगा। कारवां क्या होता है? लोगों का काफिला होता है, जब ढेर सारे लोग इकट्ठा कोई यात्रा करते हैं तो कारवां कहा जाता है। कांस्टेलेशन क्या होता है? तारामंडल होता है। तो तारों का एक समूह होता है जो किसी विशेष पैटर्न में होते हैं। ठीक है, एक निश्चित एक डेफिनेट शेप साइज में, शेप में होते हैं, कोई पैटर्न बनाते हैं तो उसको हम कांस्टेलेशन कहते हैं, इसको हम हिंदी में तारामंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हुआ? इसमें से कांग्रीगेशन होगा। चलिए आगे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वंस मोर रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। मतलब क्या बात है, इसमें बहुत सारे रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आ गए। चलिए क्या करना है। ए में लिखा है बॉक्साइट इज यूज्ड एज मेन रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को के प्रोडक्शन में बॉक्साइट को मेन रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। आई थिंक ये पहला सेंटेंस हो सकता है।
आगे हो सकता है प्रोसीजर लिखा हो कि इसमें प्रोसीजर क्या होता है। चलिए, तो लिखा है कि प्रेसिपिटेशन इज अ प्री फाइनल स्टेज। प्री फाइनल का मतलब होता है फाइनल के ठीक पहले वाली, तो हम इसको फाइनल के पहले यूज कर लेंगे ना। हाँ ठीक है ना, एक्चुअल प्रोडक्शन के पहले वाली स्टेज होती है, एक्चुअल प्रोडक्शन फाइनल स्टेज हो जाएगी, उसके ठीक पहले प्री फाइनल स्टेज होती है, तो बी हो जाएगी, लास्ट के पहले हो जाएगा, सेकेंड लास्ट कह सकते हैं उसको, सेकेंड लास्ट। अब आगे लिखा है सी में सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है ना, सोडियम एल्यूमिनेट इज एक्वायर्ड इन नेक्स्ट स्टेप। अगले स्टेप में सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है हम लोगों को इन द नेक्स्ट स्टेप। किसके नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा अभी नहीं पता है। डी में है द स्मेल्टिंग प्रोसेस। स्मेल्टिंग का मतलब जो पिघलाने वाला प्रोसेस होता है। स्मेल्टिंग प्रोसेस एक्चुअली एक्सट्रैक्ट्स एल्यूमिनियम। जो एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस है उसमें एल्यूमिनियम निकलता है एज द फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या हो गया भैया, ये फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑक्साइड, ऑक्साइड से, ठीक है, इसकी ऑक्साइड से निकलता है। चलिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए, तो सबसे पहला सेंटेंस क्या होगा, स्टार्टर ए हो गया। ए के बाद हमें क्या मिलेगा, ए के बाद हमको मिलना चाहिए, देखो फाइनल तो डी हो गया और डी के पहले हमको प्री फाइनल मिल गया। ये कुछ खुद ही सारा क्रम तो खुद ही बता दे रहे हैं। ए में प्रोसेस की बात की जा रही है और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है, डी वाला है, तो फाइनल हो जाएगा। और इसमें एक प्री फाइनल था, प्री फाइनल, ये प्री फाइनल स्टेज था, तो प्री फाइनल हमारा बी हो गया, ठीक है। अब बी में ये नेक्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है, यही आ रहा है सोडियम एल्यूमिनेट, ये आप बीच में कर दीजिए, ठीक है कि नहीं। ए वाले का नेक्स्ट स्टेप होता है कौन सा, बी वाला होता है, ठीक है। चलिए, तो क्या बना आपका ए सी बी और डी, ए सी बी और डी, कोई ऑप्शन है क्या ए सी बी और डी का, तो ये रहा आपका ए सी बी एंड डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक इडियम दिया हुआ है अंडर द क्लाउड। अंडर द क्लाउड का मतलब क्या होता है, सस्पेक्ट, जिसके ऊपर संदेह हो, ठीक है। जैसे आपने बैग में चॉकलेट रखी और आपकी बहन ने देखा था, जब आप चॉकलेट बैग में रख रहे थे तो आपकी बहन ने या आपके भाई ने देखा था। बाद में जब आपको अपनी बैग में चॉकलेट नहीं मिलती तो संदेह किसके ऊपर जाता था, जो रखते समय जिसने देखा था उसी के ऊपर जाएगा, भले ही उसने ना निकाला हो। तो उसी को क्या कहते हैं, अंडर द क्लाउड, तुम संदेह के दायरे में हो, ठीक। तो चलो आंसर ढूंढ, तो लिखा है द क्लासमेट वर डांसिंग टुगेदर, ये बिल्कुल नहीं होगा, अंडर द रेन। द रेड फोर्ट टू ब्यूटीफुल, ये भी नहीं होगा, रेड फोर्ट ब्यूटीफुल लगता है, ये मतलब ही नहीं है। इट वॉज द बेस्ट प्लेस टू सिट अंडर स्काई, ये भी नहीं होगा। लिखा द ड्राइवर वॉज अंडर सस्पिशन आफ्टर द पुलिस फाउंड ब्लड ऑन हिज कार, जब उसकी कार पर ब्लड के ट्रेसेस मिले तो ड्राइवर के ऊपर शक गहरा हो गया, इसका मतलब ये चौथा वाला आंसर होगा। आगे आ जाओ नेक्स्ट में। चलो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो 9 ये रहा आपका, क्या करना है इसमें, आपको अंडरलाइन पोर्शन जो है उसको सब्सटीट्यूट करके दिखाओ। अच्छा, करना ही है सब्सटीट्यूट, ठीक है। तो सेम मीनिंग में करना होगा, ध्यान रखना, करेक्टली द कंप्लीट द मीनिंग, जो इसकी मीनिंग को कंप्लीट करे। सब्सटीट्यूट करो, सिमिलर से करना है। लिखा है कि बजरंग इज इन एक्सट्रीम पेन। एक्सट्रीम पेन का मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द है उसके टीथ मतलब दांत में, ठीक है। और याद रखिएगा कि पेन नहीं है, क्या है, एक्सट्रीम पेन है, तो स्टिंग तो यहाँ लगेगा नहीं। एगोनी क्या होता है, एगोनी लग सकता है एक्सट्रीम पेन के लिए, हद से ज़्यादा मतलब अनबियरेबल दर्द हो रहा है तब एगोनी लगाओगे। एक क्या होता है, ये नॉर्मल पेन होता है, एक क्या होगा, नॉर्मल पेन, और जो एगोनी है वो क्या होगा, एक्सट्रीम पेन, हद से ज़्यादा बर्दाश्त के बाहर हो रहा है तब एगोनी लग जाएगा, ठीक है। ये मेंटल और फिजिकल दोनों लिए लगता है। एगोनी वैसे ज़्यादातर मेंटल के लिए लगता है, जब आपको कोई मानसिक तकलीफ होती है तब, दुखी होते हैं तब एगोनी लगता है। लेकिन फिजिकल वाले में भी बहुत हद से ज़्यादा हो रहा है तब उस पेन के लिए भी लगता है। हर्ट का मतलब हुआ आपका दिल टूटा हो किसी बात पर, ठीक है, दिल को चोट लगी हो तब लगता है। तो आपका आंसर फिलहाल क्या होगा, एगोनी होगा, और एसएससी ने, आयोग ने भी यही माना था। नेक्स्ट आ जाओ, आपका अगला क्वेश्चन नंबर 10 होगा। तो देखते हैं 10 में क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चा क्या बताना, एंटोनियम बताना है आपको। वर्ड दिया हुआ है क्या, परसीवरेंस। परसीवरेंस का मतलब क्या होता है, जब हम किसी काम को निरंतर करते हैं।
मतलब एक दृढ़ संकल्प होता है हमारे अंदर कि हम इस काम को किए बिना रुकेंगे नहीं। मतलब कंसिस्टेंसी के साथ, स्टेडीनेस के साथ हम लगातार उस काम को एक संकल्प के साथ, एक रेजोल्यूशन के साथ करते हैं। तो हम जब परसिवरेंस होते हैं तो इसका मतलब हम एकदम से रिजोल्यूट होते हैं, ठीक है, उसको संकल्प के साथ लगातार करेंगे। इलोक्वेंस का मतलब क्या होता है? वाक पटुता होती है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग होती है, आर्ट ऑफ ओरेटरी होती है, आप अच्छा बोलने की कला होती है इलोक्वेंस, इसका कोई लेना देना नहीं है। इरेजोल्यूशन अभी मैंने कहा था कि रेजोल्यूशन क्या होता है? परसिवरेंस, और इसमें एर लगा दे तो इरेजोल्यूशन अपोजिट हो जाएगा। तो हम जो एंटोनिम ढूंढ रहे थे वो यही है, ठीक। रेडीनेस का मतलब होता है तत्परता, तत्परता का मतलब होता है आप कोई काम कहिए, हम फटाफट उस काम को करने के लिए तैयार होते हैं, तो ये तत्परता कही जाती है। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? जिद्द। ऑब्स्टिनेसी क्या हो गई? जिद्द हो गई। और ऑब्स्टिनेट क्या होता है? जिद्दी होता है। मतलब थोड़ा थोड़ा परसिवरेंस से मिलता जुलता है ये, क्योंकि जब हम जिद कर लेते हैं काम को करने की, जब तक ख़त्म नहीं कर लेते तब तक मानते नहीं, तो ऑब्स्टिनेसी होती है। हालांकि ऑब्स्टिनेसी एक नेगेटिव वर्ड है और परसिवरेंस अच्छा पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, अच्छे मतलब एक पॉजिटिव क्वालिटी के रूप में देखा जाता है, वर्चू है, अच्छाई है आपके कैरेक्टर की। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 11 नंबर का। इसमें क्या करना है आपको? एंटोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन वर्ड क्या है? मॉडेस्ट अंडरलाइन किया गया है। हर मॉडेस्ट बिहेवियर वाज अप्रिसिएटेड बाय एवरीवन इन द असेंबली, मतलब असेंबली में हर किसी ने उसके मॉडेस्ट बिहेवियर की को अप्रिशिएट किया। मॉडेस्ट बिहेवियर क्या होता है? पोलाइट होता है, बहुत ही एटिकेटिक होता है, हर छोटे बड़े को उसका ड्यू रिस्पेक्ट हम करते हैं, सबसे प्यार से बोलते हैं। तो पोलाइट और विनम्र, बहुत अच्छा व्यवहार होता है, ठीक है। अब इसमें ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर, एकदम स्पष्ट होता है, तो ये तो लगना नहीं है यहाँ पर। और अनप्रिज्यूमिंग, तो अनप्रिज्यूमिंग क्या मतलब हो जाएगा? अनप्रिज्यूमिंग का मतलब ही होता है वही जो क्वेश्चन में है, अनप्रिज्यूमिंग मतलब मॉडेस्ट हो जाएगा, तो ये साइनोनिम हो जाएगा। और हमको ढूंढना क्या है? एंटोनिम ढूंढना है। एंटोनिम ढूंढना है तो ये से काम नहीं बनेगा, ये धोखा देने के लिए दिया हुआ है। कंसीटेड का मतलब क्या होता है? कंसीटेड का मतलब होता है प्राउड बिहेवियर होता है, जब हम घमंड कर लेते हैं, तो ये है। मॉडेस्ट का अपोजिट क्या होगा? कंसीटेड, एरोगेंट कह सकते हो उसको, एरोगेंट या प्राउड बिहेवियर होता है। डिस्टेंट, दूर के लिए लगता है, तो ये लेना देना नहीं है। तो एंटोनिम आपका कौन सा होगा? कंसीटेड, 3 नंबर का आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12, वंस मोर रीअरेंजमेंट, ये चौथा क्वेश्चन है रीअरेंजमेंट का, देख लो 4 क्वेश्चन हो गए, ये चौथा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि बिकॉज ऑफ द रीजन्स स्कॉर्चिंग हीट, रीजन्स का मतलब इस एरिया, द रीजन्स का मतलब इस एरिया की स्कॉर्चिंग हीट मतलब एकदम झुलसाने वाली गर्मी के नाते, और एरिडिटी मतलब क्या होता है? ड्राइनेस, शुष्कता, इसके नाते अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट्स, पर्याप्त मात्रा में, बड़ी मात्रा में जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है भाप बन करके। एज अ रिजल्ट, ये क्या होगा? नतीजा होगा। एज अ रिजल्ट, आई थिंक कि ये लास्ट का सेंटेंस होगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट द साल्ट एंड अदर मिनरल्स बिकम इंक्रीजिंगली कंसनट्रेटेड, जो साल्ट है और जो दूसरे मिनरल्स है वो कंसनट्रेट ज़्यादा हो जाएंगे। ये क्यों होंगे? जब आपका पानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी एवेपोरेट हो जाएगा तो जो मतलब साल्ट वगैरह है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट, मतलब उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इट इज़ देन अनेबल टू एग्जिस्ट, और तब ये जो है क्या हो जाता है? एग्जिस्ट करना, मतलब इसका अस्तित्व मुश्किल हो जाता है। इन द लेक एंड इज फोर्स्ड टू एवेपोरेट, और ये फोर्स मतलब मजबूरन एवेपोरेट हो जाता है। तो ये कौन है? ये पानी है, और क्या है, ठीक है। आगे लिखा हो द डेड सी, द डेड सी किसको कहते हैं? जॉर्डन नदी को कहते हैं, ठीक है ना। तो द डेड सी इज वन ऑफ द साल्टिएस्ट बॉडीज ऑफ वाटर, ठीक है, ऑन द प्लेनेट, धरती पर सबसे खारा जो वाटर बॉडी है वो कौन है? डेड सी है, मृत सागर कहते हैं। विद अबाउट 10 टाइम्स द साल्ट कंटेंट ऑफ टिपिकल साल्ट वाटर, जो साल्ट वाटर होता है, जो खारा पानी होता है, उसका करीब 10 गुना ज़्यादा खारा पानी यहाँ पे डेड सी में, मृत सागर में पाया जाता है, जिसको जॉर्डन नदी कहते हो, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग सेंटेंस हो रहा, इसी के बारे में सारी बातें हो रही हैं। एक बार इन्होंने कह दिया कि जो डेड सी है वो इस धरती पर साल्टिएस्ट मतलब क्या, वो सबसे खारा पानी की वाटर बॉडी है, ठीक है।
कैसे ये प्रोसीजर पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक प्रोसीजर दिया है, बी में रिजल्ट दिया हुआ है, तो ये स्टार्टिंग सेंटेंस हो जाएगा, इसके बाद पूरा का पूरा प्रोसीजर होगा। आगे लिखा है दिस इज बिकॉज, ये भी किसी का कारण दिया है, दिस इज बिकॉज, और यहाँ भी लिखा है बिकॉज ऑफ द रीजन। दिस इज बिकॉज वाटर फ्लोज इन टू द डेड सी, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पानी है वो डेड सी में बहता है। आगे लिखा है फ्रॉम अ सिंगल प्राइमरी ट्रिब्यूटरी, एक ही प्राइमरी ट्रिब्यूटरी से आता है, और वो कौन सा है, द जॉर्डन रिवर से। ठीक है, चलिए, तो स्टार्टर तो आपको मिल गया है, कौन सा स्टार्टर होगा इस सेंटेंस का बताइए। तो जैसा कि मैंने कहा था कि सब में देखो डी सब में स्टार्टर दिया हुआ है, मैंने कहा था कि डी से स्टार्ट होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, डी से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, एज अ रिजल्ट बी से लास्ट हो जाएगा, ये भी मैंने आपको बोला था, ये एज अ रिजल्ट दिया है, लास्ट में क्या आएगा, बी। तो स्टार्टर डी और एंड बी देख लेते हैं किस में है, स्टार्टर डी एंड में बी, यहाँ भी दिया हुआ है, स्टार्टर डी एंड में बी यहाँ भी दिया हुआ है, तो मतलब आप दो में फंस गए है कि नहीं, दो ऑप्शन आपके मिल रहे हैं, बाकी दो ऑप्शन तो आप काट सकते हैं, स्टार्टर डी और एंड में बी होगा। बीच में ए सी बी होगा या सी ए बी होगा, ये देख लेते हैं हम। तो देखो एक बार फिर से पढ़ो इसको, ऐसा क्यों हो रहा है। लिखा है द डेड सी इज वन ऑफ द साल्टीएस्ट बॉडीज ऑफ वाटर ऑन प्लेनेट विद अबाउट 10 टाइम्स द साल्ट कंटेंट। अब ये बताया उन्होंने, इसके बाद इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या होगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर फ्लो है वो डेड सी में होता है, किससे, सिंगल प्राइमरी ट्रिब्यूटरी, मतलब एक ही नदी का पानी डेड सी में आता है, इस वजह से ये कारण है, वो है जॉर्डन रिवर की ट्रिब्यूटरी आती है यहाँ पर। तो ई लगा लो, ई के बाद आप क्या लगा लोगे, देखो ई अगर हम लगा लेते हैं तो ये हमारा कट जा रहा है, सबसे पहले क्या जा रहा है, ये आ जा रहा है, ई के बाद आप क्या लगाओगे, तो जब देखो एक ही नदी का पानी इसमें आके गिरेगा तो क्या होगा, मजबूर है क्या है कि वो उसको एग्जिस्ट करने में दिक्कत हो जाती है, पानी सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा। अच्छा, इवेपोरेट हो जा रहा है, तब वो कितना इवेपोरेट हो रहा है, कैसे इवेपोरेट हो रहा है, मजबूरी ये है कि जो ये रीजन है ना, जो ये एरिया है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और शुष्कता बहुत ज़्यादा है, तो जो इवेपोरेशन होगा वो कितना होगा, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। तो पहले आप इवेपोरेशन की बात करेंगे किसमें, सी में, जब आप इवेपोरेट होने की बात करें, यहाँ लिखा है ना कि वो पानी इवेपोरेट होने के लिए मजबूर होता है, तब आप बताएंगे कि कितना इवेपोरेशन होगा। तो आप जाहिर सी बात है सी के बाद ही ए लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, सी के बाद ए लगाना होगा, तो सी के बाद ए लगाओगे तो यही वाला एक ऑप्शन बता रहा है जिसमें सी के बाद ए लगा हुआ है, तो आप आ जाओ चौथे वाले ऑप्शन पे, है कि नहीं, लग गया ना लॉजिक। चलिए आगे आते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 आता है। तो 13 में क्या दिया है, देखो आप सब्स्टिट्यूट करो, किसको सब्स्टिट्यूट करो ना, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसको आप सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। तो देखें कि क्या ये गलत तो है ही, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करने के लिए कह ही दिया है, तो हर हाल में वहाँ पे गलत होगा। हर डुअल एटीट्यूड मिसगाइड्स एवरीवन, ठीक है। तो ये जो डुअल है, देखो दो तरह का डुअल होता है, एक DUEL होता है और एक होता है DUAL होता है, ठीक है ना। तो अब जो DUEL लिखा होता है ना, ये डुअल जो होता है वो द्वंद्व होता है। क्या होता है, द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, जैसे दो लोग लड़ रहे होते हैं, मतलब दो गदा लेके दो लोग लड़ रहे हों, दो लोग कुश्ती लड़ रहे हो, ऐसे ही दो लोगों में जो होता है डुअल, वो DUEL वाला होता है द्वंद्व। और DUAL वाला होता है ना, वो होता है दोहरा। दोहरा का मतलब क्या होता है, जब आपका कैरेक्टर समझ में नहीं आता, कभी आप किसी चीज़ के लिए हाँ करते हो, किसी चीज़ के लिए ना करते हो, ठीक है, अपने लिए वही चीज़ गलत लगती है, दूसरे के लिए वही चीज़ अच्छी लगती है, तो ये एक डुअल कैरेक्टर होता है, डुअलनेस होती है। तो हमको यहाँ पर जो जिस डुअल की ज़रूरत थी वो कौन सा वाला डुअल है, ये वाला डुअल होता है, ठीक है। ये जो डुअल यहाँ पे लगा हर डुअल एटीट्यूड, ये डुअल होता है द्वंद्व के लिए, तो ये यहाँ पे नहीं लगाना, ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह पर एक्चुअली क्या लगाना था, ये DUAL वाला लगाना चाहिए था। बाकी वाला आप जानना चाहो तो देख लो कि ये है डॉल, DAUL है। डॉल का मतलब क्या होता है बच्चा, डॉल का मतलब जानते हो, ये होता है वियरी, थका हुआ होता है, परेशान, थका हुआ आ जाएगा। अब ये ड्वेल का मतलब क्या होता है, ड्वेल का मतलब होता है लिव, कहीं पर निवास करना, और ये इसका हमें पता चल ही नहीं पाया किसी क्या मीनिंग होती है, मैंने वो ढूंढा नहीं मिला। चलिए ठीक है, तो आंसर आपको मिल ही गया होगा, कौन सा आपका आंसर होगा, एक बार फिर से आपको निशान लगाते हैं, चौथा वाला आंसर होगा। चलिए अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें आपको एक एरर ढूंढनी है। सेंटेंस क्या है, ही विल रिटर्न इन अ
आर, इन अ आर, ही विल रिटर्न इन अ आर। तो भैया इसको आप क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं आर, ही विल रिटर्न इन अ आर, आर। तो ये वावेल साउंड आ रहा है तो यहाँ क्या होगा, इन एन आर होगा, ना कि इन अ आर होगा। तो ये जो आ लिखा हुआ है एक्चुअली ये आ नहीं, ये क्या होना चाहिए था, एन होना चाहिए था। तो आंसर आपका क्या हो गया, थर्ड। बड़ा छोटा सा बड़ा बढ़िया एरर पूछ लिया इन्होंने। चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो देखिए 15 में क्या दिया हुआ है कि आपको पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस को बनाना है, हु टीचेज हर ज्योग्राफी। तो ये टीचेज क्या है, देखो पहले टीचेज में देख लो, टीचेज वर्ब में एस लगा हुआ है, इसका मतलब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, इज चाहिए, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी लिखा हुआ तो इज ही से बनेगा। तो हु का बाय होम बन जाएगा, ये रहा बाय होम। सी इज लिखा हुआ है तो इज बाद में नहीं जाएगा, इज कहाँ जाना चाहिए, पहले जाना चाहिए, तो ये गलत हो गया। बाय होम वाज तो किसी कीमत पर नहीं लगेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। बाय हु, बाय के बाद हु नहीं लगता, बाय होम लगता है। तो बाय होम इज पहले आया है सी के पहले, तो ये चौथा वाला सेंटेंस होगा जो इंट्रोगेटिव पैटर्न पे आया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, अब की बार 16 होगा। 16 में देखो एंटोनिम बताना है आपको, अंडरलाइन वर्ड का एक्विटेड है। एक्विटेड का मतलब क्या होता है, दोष मुक्त करना, बरी करना। एक वर्ड आपको लिख दूं, बरी करना, आरोप मुक्त करना। जैसे हमने कहा कि आपने मेरी चॉकलेट चुराई थी, फिर बाद में हमको बैग में चॉकलेट मिल गई, हमने कहा नहीं आपने नहीं चुराई थी, तो हमने आपके ऊपर जो आरोप लगाया था हम उस आरोप से आपको मुक्त करते हैं। तो ये आरोप मुक्त करना हो गया किसी को। एक्विट का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, मतलब हम किसी पे आरोप लगाएंगे, ठीक है। तो डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ, चार्ज को डिस कर देना, डिस्चार्ज करना मतलब वो साइनोनिम हो गया, आपको आरोप मुक्त करना। कन्फर्म्ड, अब ये कन्फर्म की क्या मतलब होता है बताइए। इस कन्फर्म का मतलब होता है ना, सी देखो दो कन्फर्म होते हैं, एक CONFIRM और एक होता है CONFORM। तो ये वाला जो कन्फर्म होता है वो कहीं से कन्फर्म स्पष्टीकरण होता है, मतलब ओके हो गया तो कन्फर्म कर दिया, ठीक है, ये कन्फर्म करना ओके करना होता है। और ये जो CONFORM होता है ये कन्फर्म करना होता है ना, कंप्लाई करना। कंप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, ओबे करना। हम किसी चीज़ को ओबे करते हैं, किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, मतलब यू कन्फर्म द रूल्स, इसका मतलब कि आप रूल्स को फॉलो करते हो। चलिए कन्विक्ट का मतलब क्या होता है, कन्विक्ट मतलब अपराधी साबित करना, ठीक है। किसी को कन्विक्ट का मतलब दोषी साबित करना, कन्विक्टेड मतलब दोषी सिद्ध हो गए। तो बरी करने का अपोजिट यही होगा जिसे हम ढूंढ रहे थे, कन्विक्टेड हो जाएगा। प्रेज्ड मतलब तारीफ करना हो जाता है, ये नहीं। बरी करने का अपोजिट क्या होगा, वो होता है कन्विक्ट करना किसी को, उसमें आप दोष से मुक्त हो रहे हैं, अब इसमें आपके ऊपर दोष सिद्ध हो रहा है, ठीक है, तो कन्विक्टेड लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए 17 में क्या करना है आपको, एंटोनिम बताना है, अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन क्या हुआ, अराइवल को पढ़ो। ही हर सडन अराइवल हैज डिसअरेंज्ड माई प्लान्स, मेरा सब प्लान तितर बितर हो गया, वो अचानक आ गई। तो अब वो कौन है, अब आप जानो। अराइवल मतलब किसी का आना, इसका अपोजिट क्या होता है, आने का अपोजिट होता है डिपार्ट, जाना। तो डिपार्चर ढूंढो, ये दिया है डिपार्चर, आपका ये वाला आंसर हो गया, अराइवल का डिपार्चर। टाइमिंग, इंट्रेंस और अपीयरेंस की मीनिंग आप जानते हो, यहाँ डिपार्चर होगा, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाना है, हु ब्रोक, मतलब जिस दिन हु वाला देंगे उस दिन दोनों हु वाला देंगे, जिस दिन होम वाला देंगे उस दिन दोनों होम वाला देंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट देंगे तो दोनों प्रेजेंट इंडिफिनिट देंगे, पास्ट देंगे तो दोनों, मतलब जो पकड़ेंगे वही करते रहेंगे। चलिए हु ब्रोक, अब यहाँ ब्रोक है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, हमें क्या लेना होगा, वाज या वर। अब माई ग्लासेस लिखा है, ये ग्लासेस प्लूरल होगा ना तो वर लगेगा, ठीक है। तो बाई हुम, हु का बाई हुम हो जाएगा, तो ये हु तो गए दोनों काम से, बाई होम वर। तो यहाँ देखा बाई होम वर माई ग्लासेस, बाई होम वर माई ग्लासेस, ये हो गया। अच्छा इस वाले में बीइंग लगा हुआ है, बीइंग तब लगता है जब कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो बीइंग नहीं लगाएंगे तो फिर आपका कौन सा हो गया, ये थर्ड वाला ले लो, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर आपका 19 में क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ आप। तो देखो नॉक्टर्नल हो गया, नॉक्टर्नल मतलब होता है रिलेटेड टू नाइट, रात से रिलेटेड होता है। जैसे शेर रात में निकलता है शिकार करने, उसको नॉक्टर्नल कहे जाते हैं, ठीक है। चमगादड़ हो गया, ये सब क्या होता है, नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं जो रात में निकलते हैं। तो इसकी स्पेलिंग करेक्ट है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। रिपल्सिव, रिपल्सिव इसकी स्पेलिंग गलत है, मतलब आपका आंसर यही है। तो आप रिपल्सिव की स्पेलिंग चेक करिए, REPUL, उसके बाद SIVE,
VE, S होगा ना, और यहाँ क्या लिखा है CIVE लिखा हुआ, तो ये होगा। रिपल्सिव क्या होता है, अट्रैक्टिव का अपोजिट होता है। जैसे प्लस माइनस पास में लाएंगे तो अट्रैक्टिव होगा, प्लस प्लस पास में लाएंगे तो रिपल्सिव होगा, प्रतिकर्षण होगा, दूर भागेगा, ये रिपल्सिव हो जाता है। स्कोर बोर्ड का मतलब कहीं खेल वगैरह में जिस पर स्कोर लिखा जाता है उसको स्कोर बोर्ड कहते हैं। इर्रिस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो उससे रिलेटेड ना हो। ठीक है, स्पेलिंग इन दोनों की भी सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकते। आपको एक स्पेलिंग गलत मिल गई ना, हो गया आपका काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आपका 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ भाई। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो कि ये फेलर का क्वेश्चन है। क्या करना है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसका आपको साइनोनिम यूज करना है, लेकिन इसी सेंस में सी लुक्ड ल्यूमिनस इन द डायमंड नेकलेस, किसी ने डायमंड का नेकलेस पहन रखा है पूरा, मतलब गले में हीरे जड़े हुए निकले, तो चमचमा रहे होंगे। चमचमाएगा, जब हीरा चमचमाएगा तो चेहरा क्या होगा, चेहरे में प्रकाश होगा। ठीक है, तो यहाँ ये ल्यूमिनस बल्ब वाला प्रकाश नहीं है, डायमंड नेकलेस की वजह से चेहरे पर चमक आ रही है, वो लगाओ। ट्रांसेंडेंट का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड रीच। क्या होगा, बियॉन्ड फिजिकल रीच, हमारी जो शारीरिक पहुंच जो है उसके बाहर होता है तो ट्रांसेंडेंट हो जाता है। रेस्प्लेंडेंट का मतलब क्या होता है, मतलब दमकता हुआ, तो ये दमकता हुआ क्या हो गया, जब चेहरा एकदम से चमचमा रहा होगा तो उसको कहते हैं रेस्प्लेंडेंट। तो हीरे की वजह से चेहरा ऐसे ही रेस्प्लेंडेंट होगा, चमक रहा होगा, और कोई बात नहीं है। स्ट्राइडेंट का मतलब क्या हो जाता है बताइए। स्ट्राइडेंट होता है एकदम कान फोड़ देने वाली आवाज़, जैसे कभी डीजे उजे बज रहा हो, एकदम लग रहा है जैसे कान फटा जा रहा है, इतनी आवाज़ जब आती है तो उसको एकदम स्ट्राइडेंट साउंड कहते हैं। ठीक है, और इम्पूडेंट का मतलब क्या होता है, इम्पूडेंट मतलब ढीठ होता है, ये ढीठ ये ऐसे होता है, धृष्ट टाइप का आदमी होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं 21 से लेकर के 25 की कहानी में। तो 21 से 25 में होता क्या, वही जो आप पहले जानते हो, एक पैराग्राफ होगा, 5 खाली जगह होंगी, उनके लिए 4-4 ऑप्शन होते हैं। तो चलिए पढ़ के देखते हैं। पोस्टर्स आर डैश टू प्रमोट अ ब्रांड और पास डैश इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। पोस्टर आप लोगों को अच्छी तरह पता है, पोस्टर क्या होते हैं, जैसे फिल्मों के पोस्टर होते हैं, तमाम ऐड वगैरह के पोस्टर होते हैं। तो पोस्टर का क्या काम करता है, पोस्टर काम क्या करते हैं, तो पोस्टर क्या करते हैं, किसी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए किए जाते हैं। तो पास मतलब क्या होगा था, पास आगे बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, आगे लिखाओ कि दे कैन बी यूज्ड। देखो अब यहाँ पर भी लिखा ना यूज्ड, तो हम यहाँ पर भी लगा देंगे यूज्ड, और क्या, इन्होंने खुद यूज्ड यूज किया है, हम भी यूज करेंगे। दे कैन बी यूज फॉर डैश पर्पजेस। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे लिखा है रेंजिंग फ्रॉम, अगर लिख दिया रेंजिंग फ्रॉम, तो रेंजिंग फ्रॉम टेलिंग पीपल टू बी कॉशियस एज द फ्लोर इज वेट टू इन्फॉर्मिंग देम अबाउट एन अपकमिंग सेल या इवेंट। लोगों को तमाम तरह की सूचनाएं, उनको किसी खतरे से आगाह करने के लिए भी यूज किया जाता है, और उनको सेल वगैरह की इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी यूज किया जाता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ लगा दे कोई रेंजिंग फ्रॉम, तो मतलब कि वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी टाइप की, तो यहाँ बहुत सारी टाइप के लिए वर्ड यूज कर दो, वेरियस टाइप का यूज करो, वेरियस, मेनी, इस तरह का कुछ वर्ड यूज कर लो। अगर लिखा दे यूजुअली इंक्लूड, दे किसके लिए लगा है, पोस्टर्स। पोस्टर में क्या इंक्लूड होता है, एक पिक्चर इंक्लूड होती है और वेरी फ्यू वर्ड्स होते हैं, लिखा तो कम होता है, पिक्चर ज़्यादा होती हैं उसमें, बड़ी सी तस्वीर होगी, थोड़ा बहुत कुछ लिखा होगा। एक पिक्चर होगी, यहाँ पे एंड लगा दो, एंड आ फ्यू वर्ड्स होंगे, मतलब एक पिक्चर होगी, तो यहाँ चौथे नंबर पे तो एंड एज वेल एज या ऐसे ही कुछ वर्ड आना चाहिए। अ सुटेबल डैश मेक्स अ पोस्टर इफेक्टिव। अ सुटेबल क्या मतलब उसमें और क्या चीज़ लगी हो तो ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा मेमोरेबल होगा, तो यहाँ क्या लगा दो, टाइटल लगा दो। अगर कोई सुटेबल टाइटल होगी तो ये पोस्टर जो है थोड़ा और ज़्यादा मेमोरेबल और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो करीब करीब हमने पांचों फेलर के लिए गेस कर लिया। देखो एग्जैक्टली आई कैन नॉट टेल यू व्हाट द एग्जैक्ट वर्ड इज यूज्ड, मैं नहीं पता मुझे, मैं क्वेश्चन को, पैसेज को पढ़ करके एक गेस लगाता हूँ कि यहाँ पर क्या किस टाइप का वर्ड आना चाहिए, तो पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब वही वर्ड नहीं होगा तो उससे मिलता जुलता रिलेटेड आपको मिलेगा, कभी कभी वही मिल जाता है, लेकिन वो उसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मेरी कोई बड़ी बात नहीं है, वो गेस लगता है, इत्तफाकन वही वर्ड निकला तो कोई बात नहीं। हाँ, जब मैच कर जाता है तो श्योर हो जाता हूँ कि यही लगाना है। जैसे पोस्टर्स आर डैश टू प्रमोट अ ब्रांड या पास डैश इंफॉर्मेशन दे कैन बी यूज्ड, तो यहाँ इन्होंने कैन बी यूज्ड लिखा है, हम भी यही यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो देखो दे यहाँ पे यूज्ड लिखा हुआ है, दूसरा वाला लगेगा, ये हमारा काम होता है। हम ऐसे तब कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। दूसरे वाले पे आ जाओ। ठीक है,
तो दूसरे वाले में फिलर में आ जाओ, ये वाला फिलर है। तो क्या करते हैं, ये किसी ब्रांड को प्रमोट करते हैं या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं। पास लिखा है तो आगे क्या करोगे, पास ऑन कर देते हैं। पास ऑन का मतलब क्या होता है, किसी इन्फॉर्मेशन को जब हम आगे बढ़ा देते हैं तो हो जाएगा पास ऑन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले में आपका, अरे कहाँ से ये आ गए, नेक्स्ट आ जाइए, ये रहा आपका ये फिलर नंबर 3 आ गया। तो यहाँ पे लगाना है। इन्होंने कहा कि इनका यूज किया जाता है कई पर्पजेज से, जिसमें ये रेंज यहाँ से यहाँ तक, तो रेंज आ जाएगी। तो रेंज आएगी तो मच पर्पजेज तो होगा नहीं, सिमिलर पर्पजेज, लिटिल पर्पजेज। यहाँ पर्पजेज लिखा हुआ है, प्लूरल नाउन है, तो मच और लिटिल का तो कोई चांस नहीं था। मेन ही होता तो कोई बात होती। सिमिलर पर्पजेज नहीं, बल्कि क्या होगा, वेरिड। वेरिड में आएगा अनेक, बहुत तरह के, बहुत प्रकार के आएगा। तो ये चौथा वाला ऑप्शन आ गया आपका। नेक्स्ट आ जाओ भैया। तो नेक्स्ट में आपका फिलर नंबर 4 है। यहाँ आपको क्या लगाना है, तो आपको क्या, मैंने आपको बताया था ना कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें इंक्लूड होता है, एक तस्वीर होगी और कुछ शब्द होंगे। और के लिए क्या लगाओगे आप, एंड लगा लो, क्योंकि ये सब तो कोई लग नहीं पा रहा है कि नहीं। क्योंकि जो नॉर होगा 2 सेंटेंस जोड़ेगा, येट सेंटेंस जोड़ेगा, आल्सो लगाने का कोई मतलब नहीं है, दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हो। नॉट ओनली लगा होता तो बट आल्सो लगा लेते, लेकिन नॉट ओनली नहीं लगा तो अब आपको एंड लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है लगाना। चलिए आगे आ जाओ। आखिरी वाला फिलर है आज का, ये फिलर नंबर 5 है। देखो यहाँ पे क्या लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक सुटेबल डैश हो तो पोस्टर और इफेक्टिव हो जाएगा। तो क्या, एक सुटेबल कासन होगा, कोटेशन होगा, कोई कैप्शन होगा या एंटीसिपेशन होगा। तो कोटेशन, देखो एंटीसिपेशन और कॉशन का कोई मतलब नहीं। एंटीसिपेट करना मतलब होता है फ्यूचर के बारे में आप अंदाजा लगा रहे हो, तो ये लगाना नहीं है। अब बचा कोटेशन। पोस्टर में अगर एक सुटेबल सा कोटेशन होगा तब अट्रैक्टिव होगा, या सुटेबल कैप्शन होगा। तो पोस्टर वगैरह में लिखा बहुत कम जाता है, वर्ड्स का इस्तेमाल कम हो जाता है, ज़्यादातर पिक्चर होती है। कोटेशन लिखोगे तो बड़ा हो जाता है ना, कम लिखा जाता है। उसमें क्या करता है, कैप्शन लिखा जाता है। पोस्टर वगैरह में, प्रचार वगैरह में कैप्शन लिखते हैं हम लोग, कोटेशन नहीं लिखते, कैप्शन यूज किया जाता है। तो इस आखिरी वाले के लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन क्या होगा, कैप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गए आपके 25 क्वेश्चंस। सेट नंबर कौन सा था, ये हमारा 21। कितने हो गए होंगे कुल, आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सेशन आपको कैसा लगा आज का ये सेशन, और आप अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अपने सुझाव अपनी ज़रूर दीजिएगा, जो भी आपको सुझाव देना हो कि सर ये और कर लीजिए, या कोई स्पेशल डिमांड हो तो वो बताइएगा। तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे कल वाले सेशन में 21 का सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, तो तब तक खाते पीते रहिए, मौज करिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिएगा लेकिन। ठीक है, तो कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।